चलो, तो जो रटते थे वेरिएबल मास उनके लिए एक सवाल है ना, उनके लिए सवाल है कि एक काट है, स्मूथ काट है। कैसा काट है? स्मूथ मतलब क्या समझते हो? फ्रिक्शनलेस, है ना। स्मूथ मतलब म्यू जीरो। कोई दिक्कत? ये काट चल रहा है V0 रफ्तार से। अच्छा, बहुत बड़ा काट है, ये मत सोचना कि अच्छा सर इतना दूर में सेंड गिरेगा उसके बाद नहीं गिरेगा, मतलब बहुत लंबा अच्छा खासा बड़ा काट है। काट का मास क्या है? m0 एट t इक्वल टू 0। काट का मास क्या था? m0। इसकी वेलोसिटी क्या थी? V0। अब हम बोले कि इस पे एक फोर्स लगाना शुरू कर दिए, कांस्टेंट फोर्स F। क्या लगाना शुरू कर दिए? कांस्टेंट फोर्स F। तो आपको बताना है इस काट की वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, समय के साथ इस काट की वेलोसिटी कैसे बदलेगी, ये आपको बताना। कोई दिक्कत? अच्छा, इससे सैंड गिर रहा, ये जो कीप लगा हुआ है ना, उससे क्या गिर रहा है? सैंड गिर रहा है, और कांस्टेंट रेट से गिर रहा है, c kg पर सेकेंड। किस रेट से गिर रहा है? c kg पर सेकेंड। कांस्टेंट रेट है, इसलिए हम उसको c से डिनोट कर दिए। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ काट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। शुरू हो जाइए, ज्यादा परेशान मत होइएगा, अभी आप कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो, इसका आंसर आएगा v बराबर V0 प्लस F बाय m0 t। बहुत बच्चे घबरा गए होंगे देख के, है ना। कुछ को फील आ रहा होगा सर मास तो बदल रहा है ना, सैंड गिर रहा है तो मास बदल रहा है। कैसे सर आप एक्सेलेरेशन F बाय m0 लिख दिए, एकदम मस्त, फील नहीं आ रहा। तो जिसको फील के चक्कर में पढ़ना है वो चले जाए, है कि नहीं। बार बार बोलते हैं मैथमेटिक्स, क्या इन्वॉल्व है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचो तो जो सैंड गिर रहा है असल में वो सैंड काट के साथ चलेगा ही नहीं। अरे काट पे कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो सैंड काट के साथ चलेगा ही नहीं। बेसिकली सोचो तो वो काट के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करे, है ना। तो सिंपल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? F बाय m0 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के केस में क्या होता है? u प्लस at। आंसर आ गया। मजा नहीं आया सर? इक्वेशन से, प्योर मैथमेटिक्स से चलते हैं, ठीक है ना। प्योर मैथमेटिक्स से चलें। अच्छा, हमारे सिस्टम का मास कभी भी चेंज नहीं होता, तो जिसको सिस्टम लेना है उसको स्टार्टिंग में ही सिस्टम ले लो। तो हम बात करते हैं किसी भी टाइम t पे, एट एनी टाइम t, एकदम जनरल टाइम पे बात करते हैं। मान लेते हैं उस समय इस पे कितना सैंड गिर गया, टी टाइम में कितना सैंड, कुछ सैंड तो गिर गया होगा। कितना सैंड गिरा होगा? ct सैंड। अरे सी के रेट से गिर रहा है ना, तो कितना सैंड काट पे आ चुका होगा? ct सैंड। कोई दिक्कत? और जस्ट अगले मोमेंट पे कितना सैंड और आ जाएगा? c डेल्टा टी। अगले मोमेंट की अगर बात करेंगे t प्लस डेल्टा टी की, तो कितना सैंड और गिर जाएगा? c प्लस डेल्टा टी। तो यही मेरा सिस्टम होगा। हम दो मोमेंट पे बात करेंगे, t और t से लेके t प्लस डेल्टा टी। कोई दिक्कत? अच्छा, ये ct अभी काट पे आया नहीं है, बस आने वाला है, लेकिन ये मेरे सिस्टम का हिस्सा है। कोई दिक्कत? अच्छा, t पे मोमेंटम लिखते हैं सिस्टम का, इसलिए हम बोलते हैं फॉर्मूला के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ो, बिल्कुल आराम से। t पे अगर x डायरेक्शन में मोमेंटम लिखें t पे, ठीक है, तो क्या लिखोगे? मान लेते हैं रफ्तार चेंज होके क्या हो चुका? v हो चुका, बिल्कुल जनरल वेलोसिटी है कि नहीं। कितनी रफ्तार हो चुकी है? v। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे किसी भी टाइम t पे बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग एट t इक्वल टू 0, वी आर टॉकिंग एट एनी जनरल टाइम t। तो रफ्तार v हो चुका है, तो काट का मोमेंटम क्या लिखोगे? m नॉट v। सैंड जो काट पे गिरा वो काट के साथ नहीं चल रहा है, क्योंकि काट और सैंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो उसका वेलोसिटी अभी भी 0 होगा।
जहां गिर रहा वहीं होगा, काट नीचे से स्लाइड कर रहा होगा। अरे है ना, तो ये जो सीटी गिर चुका है इसका वेलोसिटी क्या लिखोगे? 0। अरे हाँ ना बोल। और जो सी डेल्टा टी गिरने वाला है इसका भी वेलोसिटी क्या है? 0। काट पे गिरेगा, देखो गिरेगा, काट ऐसे, काट चलता जाएगा, सैंड आगे नहीं चलेगा। सैंड को आगे कौन ले जा सकता है बे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं है। इट इज जस्ट लाइक एकदम स्मूथ सरफेस कोई है, उस पर कोई क्वाइन रख दो और नीचे से खींच लो, क्वाइन वहीं रह जाएगा। नहीं आना, गधा हो आप लोग तो, कैसे समझना? कॉपी ला। ये चल रहा था, ये सैंड है मान लो, ये भी इसके साथ चलने लगा। क्यों? फ्रिक्शन। अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो पता क्या होता? ये ऐसे गिरता, एकदम 0 वेलोसिटी से गिर रहा, एकदम हम बोले ना बहुत स्लोली गिर रहा, यहां गिरा, अब इस पे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, और काट कुछ रफ्तार से चल रहा, तो इसको ये रफ्तार कौन देता? कोई नहीं देता, तो यहीं रहता। अब फ्रिक्शन नहीं समझ में आ रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत मेहनत की है फ्रिक्शन पे, बहुत। फील नहीं आ रहा सर, तो फील के चक्कर में पड़ो फिर, हमको नहीं पता। ठीक है, अबे इसको कौन एक्सेलरेट करा सकता है? सैंड को हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है कि नहीं? जस्ट अगले मोमेंट पे मोमेंटम है ना। मान लिया इसका वेलोसिटी चेंज होके क्या हो गया? v प्लस डेल्टा वी। अरे हुआ कि नहीं हुआ बात की बात है, वो देखेंगे ना। v प्लस डेल्टा वी। अच्छा, अब इस पे सेंड कितना आ गया? पहले था सी टी, अब इस पे सेंड आ जाएगा सी टी प्लस सी डेल्टा टी, यानी इस पे सेंड आ जाएगा सी टी प्लस डेल्टा टी। और इसका वेलोसिटी अभी भी क्या? 0। अरे हाँ कि ना? पक्का? अरे पक्का? कुछ ना समझ में आ रहा। यहां तक मैं सबको सब कुछ समझ में आया? अरे चेंज इन मोमेंटम यानी एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स, एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। घटा दो, सिर्फ बचेगा m नॉट डेल्टा वी। अरे बचेगा, डेल्टा टी को इधर ले आओ और लिमिट ले लो, f बराबर m नॉट डी वी बाय डी टी। अरे लिमिट ले लिए, f बाय m नॉट डी टी बराबर डी वी। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एट टाइम 0, एट एनी टाइम t वेलोसिटी कितनी हो गई? v। सॉल्व कर लो, यही आएगा, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। अब इसमें डाउट पूछो। अरे ये क्या किए हम? इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाए सिस्टम पे, t पे और t प्लस डेल्टा टी पे, है ना। इंपल्स ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अरे इंपल्स ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। खत्म। समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? तो ये लिखो और अगला सवाल कर लो लगे हाथ। एक बास्केट जैसा है, इसमें एक छोटा सा छेद है, चक्का लगा हुआ है ना, ठीक है। इसको V नॉट रफ्तार से चलाना है। कितने से? V नॉट। हम बोले कांस्टेंट V नॉट से चलाना है, और इसमें भरा हुआ है बालू या सैंड, जो भी,
है ना, क्या भरा हुआ, सैंड। और सैंड लीक किस रफ्तार से कर रहा, अगेन सी के रेट से। किस रेट से सैंड लीक कर रहा है, सी के रेट से। और इसको खींच के चलाना कांस्टेंट रफ्तार v नॉट से। तो आपको बताना है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? एक सैंड वाला ट्रॉली है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, उसको कांस्टेंट रफ्तार v नॉट से चलाना है, तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मास चेंज करवा रहे हैं, है ना, उससे क्या कर रहे हैं, कुछ चीज लीक करवा रहे हैं, सैंड लीक हो रहा है ना। तो शुरू हो जाओ। ये लिख लेने के बाद इसको ट्राई करो, और तुक्का नहीं लगाओगे, बिल्कुल तरीके से लिखोगे, सॉल्व करोगे। कोई दिक्कत? देखो, ये जो आप लोग उम्मीद करते हो ना कि 10-20 मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे उसके बाद तो गर्दा मचा देंगे, है ना, तो हमेशा याद रखना एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। रीजन बीइंग कि अगर आपको एक्सटर्नली मोटिवेट किया जा सकता है तो आपके आसपास 1000 फैक्टर है जो आपको एक्सटर्नली डिमोटिवेट कर देगा। अगर आप टायर में हवा भर के फुला सकते हो तो हवा निकाला भी जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा करो कि टायर में हवा अंदर से भरा जाए अपने आप, कुछ ऐसा सिस्टम करो। समझ में आ रहा है? तो बाहर वाला कितना भी हवा निकाल लो फिर भर जाएगा, है ना। बट आप लोग डिपेंडेंट कहाँ पे हो, बाहर वाले हवा पे, तो दिक्कत होगा ही, है ना। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन, आप बस इतना सोचो ना कि जिस टायर को फुलाया जा सकता है उसको पिचकाया भी जरूर जा सकता है। तो एक वीडियो देखोगे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, है ना। और 2 आदमी आपको बोला तुमसे ना होगा, तुम बोला, ठीक है। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं मोटिवेशन तभी काम आएगा जब आपके अंदर से कुछ जज्बा आ गया ना कि हमको ये करना, हमको ये पाना है ना, अंदर से। और क्यों पाना है ये एकदम क्लियर कट फोकस आपको पता है क्यों पाना, हमको आईआईटी क्यों करना, हमको आईआईटी में जाके सीएस क्यों लेना, है ना, ताकि एक सस्ता वाला BMW खरीद सके, है कि नहीं। हाँ, मतलब 50-60 लाख वाला भी कम से कम ले लो तो ठीक ठाक रहेगा, है ना। महंगा वाला नहीं, 2.5 करोड़ 3 करोड़ नहीं बोल रहे यार, तो ज्यादा महंगा नहीं लेना चाहिए, सस्ता वाला। तो ये जिस दिन अंदर से डेवलप हो गया ना, यार चाहिए हमको तो BMW चाहिए, हाँ, हमको तो गूगल में काम करना है, ठीक है, समझ में आया। तो वो मोटिवेशन रहेगा और आपको उसको पाने के लिए आप रोज उसके पीछे दौड़ोगे। अगर सोचते हो कि अरे यार 10 दिन सोएंगे, एक दिन एक किताब पढ़ लेंगे मोटिवेशन वाला और तोड़ देंगे फोड़ देंगे वाला वीडियो देख लेंगे, है ना, बस तोड़ देंगे, तो नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को अभी तक पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, और जब तक ये पता नहीं रहेगा कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए तो कोई मोटिवेशन काम नहीं करने वाला, इतना याद रख, ठीक है। हम नहीं बोलते कि BMW ही एक सोच होना चाहिए, कुछ का सोच ये भी हो सकता है कि हम पढ़ेंगे कुछ अच्छा करेंगे तो अपने जो फैमिली की गरीबी है उसको ख़त्म कर देंगे, ये भी एक सोच हो सकता है ना, कि जो तकलीफ मेरे माँ बाप आज देखे, आज से 2 साल बाद नहीं देखे, वो अच्छे से ठाठ से जिए, ये भी एक मोटिवेशन का फैक्टर हो सकता है ना। बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, बट वो आपका खुद का होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसको कैसे पाना है ना, तभी मोटिवेटेड रहो। अदरवाइज फिर एक तरफ से कोई हवा डालेगा, दूसरे तरफ से कोई निकाल देगा, है ना। चलो सवाल करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन के लिए तो बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है ना। किसी भी टाइम टी की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इसका रफ्तार चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसका रफ्तार कितना रहेगा, v0 ही रहेगा। अरे हाँ ना बोलते जाना। और इसमें कितना सैंड बचेगा, m-ct, यही मेरा सिस्टम है, m-ct क्या है, मेरा सिस्टम है।
कोई दिक्कत? तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे? m माइनस सी टी इंटू वी नॉट, है कि नहीं? और कहीं गड़बड़ लगे तो बोल देना, अगले मोमेंट पे बात करते हैं। टी प्लस डेल्टा टी पर रफ्तार अभी भी कितना रहना है? वी नॉट। टाइम हो गया टी प्लस डेल्टा टी। इसमें से इसी सिस्टम से कितना सैंड गिर जाएगा? सी डेल्टा टी। अरे गिरेगा, कितना सैंड निकला होगा? सी डेल्टा टी। और इसमें कितना बचा होगा? m माइनस, अच्छा m नॉट था ना इनिशियल, कुछ और दिए थे, क्या दिए थे? m नॉट दिए थे, m दिए थे, चलो m ही है, चलो m माइनस टी प्लस डेल्टा टी। अरे हाँ ना बोल, अरे होगा, होगा। फाइनल मोमेंटम लिखें, m माइनस सी टी प्लस डेल्टा टी वी नॉट। ये तो रफ्तार कांस्टेंट रखना है हमको, सवाल में बोला गया है कि नहीं? अच्छा ये जो सी टी, ये जो छोटा सा मास गिरा है, इसका रफ्तार क्या होगा? जो मास जस्ट उससे निकला, इसका रफ्तार भी होगा वी नॉट। कैसे? इनर्शिया। याद नहीं आ रहा है? याद दिलाएं? याद आया? याद आया? हवाई जहाज से पैकेट गिराए थे, याद आया? तो आप तो बस हवाई जहाज से पैकेट गिरा के खुश हो लिए। अबे वहां पे इनर्शिया था वो, ठीक है? तो फाइनल मोमेंटम प्लस सी डेल्टा टी वी नॉट। ध्यान से लिखो तो ये सेम मोमेंटम, ध्यान से देखो तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो। और सीधा सा लॉजिक है, नहीं तो इक्वेशन लिख लो, एफ डेल्टा टी बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सॉल्व करना, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एफ कितना आ जाएगा? जीरो। कितना आ जाएगा? जीरो। खत्म, खत्म। अगला सवाल करें, जल्दी जल्दी करना, छोटा छोटा सवाल। सेम सिस्टम है, मास क्या है? m नॉट। कब? जब t इक्वल टू जीरो पे था। सब बात कहां कर रहे हैं? t इक्वल टू जीरो पे। रफ्तार क्या था? v नॉट। इसमें सैंड क्या था? सैंड के साथ इसका मास क्या था? m नॉट। अब की बार ऊपर से सैंड गिर रहा एकदम आराम से, प्यार से, जेंटली। किस रफ्तार से? क्या, सॉरी, किस रेट से? c के रेट से। सैंड किस रेट से गिर रहा है? c के रेट से। तो आपको बताना है कि इस पे कितना फोर्स लगाया जाए कि काट का वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, जस्ट लाइक दैट। उसमें लीक हो रहा था, इसमें ऊपर से डाल रहे हैं। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? बिल्कुल तरीके से करना, बिल्कुल, है ना? फालतू का कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये नोट कर लो जल्दी से। चलो देख लेते हैं, हमको आंसर आंसर याद नहीं है। देखो वो इधर आ, सिस्टम में मास का फर्क नहीं आना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। समझ में आया? चलो, किसी भी टाइम टी की बात कर रहे हैं, इसका मास कितना हो चुका होगा? m नॉट प्लस सी टी। और हमको इसको कांस्टेंट रफ्तार से ही चलाना है ना? और यहां जो मास अब गिरने वाला है, छोटा सा मास सी डेल्टा टी, इसका स्पीड कितना है? जीरो। जीरो, अभी गिरा नहीं है, इसके साथ आया नहीं है।
अरे है ना, तो इनिशियल मोमेंटम, अरे अभी नहीं आया इस पे बे, हम इसको सिस्टम लिए, कोई दिक्कत? इनिशियल मोमेंटम m नॉट प्लस सी टी वी नॉट इंटू जीरो, स्लोली गिरा रहे हम बोले, अगले मोमेंट पे वो इसके साथ आ गया और बालू पे जैसे ही गिरेगा तो बालू से बालू चिपक जाएगा, साथ ही चलने लगेगा, है ना। तो पी फाइनल m नॉट v नॉट, क्योंकि v नॉट से ही चलाना है, और c इंटू टी प्लस, ये भी v नॉट से चलने लगा। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स एफ डेल्टा टी, कितना आएगा बताओ? क्या? हाँ तो t प्लस डेल्टा टी कर दिए ना, सी डेल्टा टी तो जोड़ दिए ना। अरे सी टी वी नॉट था, उसमें कितना जुड़ गया? सी डेल्टा टी, तो टोटल मास हो गया सी टी प्लस सी डेल्टा टी, तो उसको लिख दिया सी टी प्लस डेल्टा टी। क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत? इसमें से इसको घटाओ, कितना आ रहा? सी पक्का यही आ रहा, सी डेल्टा टी सी बी नॉट, ठीक, एफ इक्वल टू सी बी नॉट। अरे है कि नहीं? खत्म। खत्म। कोई दिक्कत? अब एक होमवर्क कर लेना, आप एक होमवर्क कर लेना, अब यहीं करवा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक ही जैसा सवाल हो जाएगा। होमवर्क कर लेना, यहां पे ये ढक्कन लगा हुआ था, ठीक है, मास क्या था? m नॉट बालू के साथ, और यहां पे एक ऐसे कीप लगा हुआ था। कोई दिक्कत? इसमें सैंड था, एक साथ इससे सैंड गिरना शुरू हुआ और इससे सैंड लीक होना शुरू हो गया, सेम रेट्स, ठीक है। कुछ रिमोट कंट्रोल सिस्टम था, एक साथ हम दबा दिए, दोनों ढक्कन खुल गया, उससे सैंड गिरने लगा सी से और नीचे से सैंड लीक होने लगा सी से। अब इसको कांस्टेंट रफ्तार वी नॉट से चलाने के लिए कितना फोर्स लगाने की जरूरत होगी? ऊपर से भी गिर रहा है और नीचे से भी लीक हो रहा है, हाँ दोनों बिल्कुल एक रेट से गिर रहा है, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट रफ्तार वी नॉट से चलाने के लिए कितने फोर्स की जरूरत होगी? होमवर्क, ठीक है। एच.सी. वर्मा देना, एक सवाल और करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और अभी ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 57, बहुत अच्छा सवाल है एच.सी. वर्मा का, ये भी करना। क्वेश्चन नंबर 57 HCV, प्यारा सा सवाल है, ठीक है, ट्राई करते हैं। अगेन वही चीज है, कुछ भी नया नहीं है, जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेसेस, जस्ट एन एप्लीकेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक एल लेंथ का चेन है जिसको छोड़ दिए, और जो नीचे जा रहा है वो कोई हिप हिप में नहीं बना रहा, मतलब उसका ऊंचाई ऊंचाई कुछ नहीं आ रहा, मतलब फैल जा रहा जमीन पे, और वो गिरते उसका रफ्तार क्या हो जा रहा है? जीरो। बोला है ना, कोई दिक्कत? तो बताया कि जब चेन का एक्स लेंथ गिर चुका है तो उस इंस्टेंट पे चेन टेबल पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। चेन कितना नीचे गिर चुका है? एक्स लेंथ,
मतलब पहले चेन टोटल ऐसे खड़ा था, ऐसे एल लेंथ, ऐसे पकड़े हुए थे हम, खड़ा नहीं हो सकता चेन, रॉड नहीं है, इसको ऐसे पकड़े हुए थे टेबल पे, छोड़ दिए, कोई दिक्कत, चेन गिरना शुरू हुआ। एक ऐसा सिचुएशन आया जब ये एल था टोटल, एक्स लेंथ गिर चुका, कितना गिर चुका है, एक्स। अब चेन कुछ ऐसे बचेगा, एल माइनस एक्स, और बाकी हिस्सा मान लो टेबल पे ऐसे फैल गया, ठीक है। कितना लेंथ गिर चुका है, एक्स लेंथ, कोई दिक्कत, एक्स लेंथ चेन का टेबल पे गिर चुका। हीप मतलब वो ऐसे ढेर ढेर नहीं बना रहा, ढेर बनाएगा तो फिर इसका हाइट चेंज होता जाएगा ना, समझ में, ढेर नहीं बना, फैल जा रहा है, ठीक है, भूसा का जो आपके दिमाग में, ठीक है। तो अरे भूसा लो, उसको रखो तो ऐसे जमा होता है ना, उसी को हीप बोलते हैं, ठीक है चल, उसको हम्प बोलते हैं भाई, ऊंट के पीठ पे जो होता है, इसीलिए तो बोलते हैं आपके दिमाग में भूसा का हीप बन गया। चले जाते, कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, चेन का रफ्तार क्या हो चुका होगा, मेरे हिसाब से इसका रफ्तार हो चुका होगा 2gx। ये कैसे हो गया, चेन फ्री फॉल में है, अरे चेन पे एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स mg लग रहा है, mg, तो चेन का एक्सेलेरेशन g कांस्टेंट है, तो x नीचे गिरने के बाद चेन का रफ्तार √2gx हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है काइनेमेटिक्स, मोशन अंडर ग्रेविटी, याद आ रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन, अब उससे पीछे नहीं जा सकते, है ना। अच्छा, सिस्टम जिसपे इक्वेशन लिखते हो इनिशियल और फाइनल, मास चेंज नहीं होना चाहिए, समझ में आया, ये ध्यान में रखिएगा। हम सिस्टम लेते हैं इसको, जो चेन का हिस्सा टेबल पे आ चुका है, और एक छोटा सा टुकड़ा dx लेंथ का जो जस्ट अब आने वाला, कोई दिक्कत, इसको हम सिस्टम का हिस्सा ले रहे हैं। अब बोलोगे इसको क्यों ले रहे हैं, तो देखो ये जो चेन रखा हुआ है इसका वेट के कारण टेबल पे फोर्स लग रहा होगा, और ये जो चेन जो छोटा सा टुकड़ा टकरा के रुक जाएगा, वो एक इंपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, अरे लगा रहा होगा, क्योंकि जैसे बोलता टकराएगा वो रुकेगा तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, कुछ नहीं समझ में, तो वो कौन, टेबल ही लगा होगा ना, कोई दिक्कत, वो मोमेंटम में चेंज कौन लाया होगा, टेबल लाया होगा, है कि नहीं, उसको हम सिस्टम का हिस्सा ले लेते हैं, कोई दिक्कत, उसको हम सिस्टम का हिस्सा ले लेते हैं। अब इस सिस्टम पे ध्यान से देखना है, एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लग रहा है। एक तो एक्सटर्नल फोर्स ये नॉर्मल लग रहा टेबल से, एक एक्सटर्नल फोर्स इसका वेट लग रहा है, अरे एक्स लेंथ है ना, तो कितना वेट होगा उसका, m/l/gx, कोई दिक्कत, अच्छा बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छा, इसका रफ्तार क्या होगा, √2gx, और इसका मास क्या होगा, तो m/l/dx, कोई दिक्कत। इनिशियल मोमेंटम लिखे अभी, जस्ट एट एनी टाइम t की बात कर रहे हैं, मोमेंटम क्या लिखोगे, इसका तो कुछ भी मोमेंटम नहीं, तो रेस्ट पे, सिर्फ मोमेंटम इस छोटे से टुकड़े का, तो इसका मास हो जाएगा m/l/dx, और रफ्तार 2gx। अच्छा, नीचे को माइनस मान रहा है, अरे नीचे को माइनस मान रहे मेरे भाई, वेक्टर है ना, मोमेंटम वेक्टर है ना, तो प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना होगा ना। अगले मोमेंट पे ये टुकड़ा भी रुक जाएगा डेल्टा टी टाइम में, तो फाइनल मोमेंटम 0। एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स n माइनस m/l/gx डेल्टा टी,
इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, m बाय एल dx √2 gx। कोई दिक्कत? अच्छा, ये dx लिख रहे हैं तो ये dt लिख लो। अरे है ना, बहुत छोटा सा टाइम। अरे हाँ ना बोलते जाओ, इसको इधर ले आओ। n माइनस एम बाय एल जी एक्स बराबर m बाय एल √2 जी एक्स इंटू डी एक्स बाय dt मेरे हिसाब से वेलोसिटी है। अरे dx बाय dt क्या है? वेलोसिटी है, और वो अभी कितना हो चुका है? √2 gx। अरे x गिनने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है? √2 gx। तो √2 gx इंटू √2 gx, n माइनस एम बाय एल जी एक्स बराबर 2m बाय एल जी एक्स। तो n बराबर 3m बाय एल जी एक्स। देखो, जो चेन का हिस्सा टेबल पे है ना, उसके वेट का तिगुना फोर्स लग रहा है सिर्फ उस छोटे से टुकड़े के कारण, है ना। अरे चेन का वेट क्या है जो टेबल पे है? m बाय एल जी एक्स, और नॉर्मल कितना एग्जर्ट हो रहा? 3m बाय एल जी एक्स। किसके कारण? तो छोटा सा टुकड़ा गिर के धक्का लगाएगा अभी, है ना। m बाय एल जी एक्स वेट कैसे निकाले? ओ सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, ये देख, l लेंथ का मास m है तो 1 लेंथ का मास, m बाय एल है तो x लेंथ का मास, m बाय एल x है तो वेट। सामान नहीं खरीदोगे बाजार से? 10 किलो चीनी का दाम 200 रुपया, तो 1 किलो चीनी का दाम 20 रुपया, तो 3 किलो चीनी का दाम 60 रुपया। मजा आ गया, है कि नहीं? समझ में आया? पक्का? अरे पक्का? कौन सा बाबू? ये नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे √2 gx इसका रफ्तार हो गया x गिरने के बाद। एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स एफ डी टी बराबर चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम। और बोल, पक्का? पक्का? ठीक है। बाकी उसमें जो हम वेरिएबल मास वाला सवाल दिए हैं एरोडोब से, अब उसको कीजिएगा, अच्छा लगेगा। उसमें से 1-2 सवाल जरूरत आने पर हम डिस्कस करते रहेंगे। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? तो हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं, है ना। उसमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा देते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट छोटा सा टॉपिक है, इसलिए उसको अभी लगे हाथ खींच देते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से लिखो, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रोटेशन जिसको बोलते हो, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, वहीं से कहानी स्टार्ट होगी। तो अब हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो पीछे जिनका हिला डुला है वो अलग अलग तरीके से रोटेट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो सच्चाई है बता दें। तो हम बोले थे आपको, आपसे वादा किए थे कि वेक्टर का एक पार्ट छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के स्टार्टिंग में करेंगे, क्योंकि यही ज़रूरत ही होती है ना। और फॉरेन ऑथर्स की अच्छी किताबें उठा के देखोगे तो वो भी यहीं पढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि यहीं ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत टाइम नहीं देंगे इस पे, बहुत तेजी से खींचेंगे, क्योंकि इसका सारा बेसिक आपका क्लियर है ऑलरेडी, है ना। तो मान लो 2 वेक्टर हैं ए और बी, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ठीक है। इनके बीच का एंगल आपको पता होता कौन सा होता है, यहाँ पे छोटा वाला एंगल थीटा होगा। तो ए क्रॉस बी
जो होगा वो भी एक वेक्टर होगा, वो भी एक वेक्टर होगा, याद रखना। और क्रॉस प्रोडक्ट जब भी ऐसे दिखाओ तो इसके इधर भी वेक्टर होना चाहिए और इधर भी वेक्टर होना चाहिए, और इसका रिजल्ट भी एक वेक्टर आएगा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज यहीं पे हम क्लियर कर देते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है। रियलिटी में ए क्रॉस बी इज बेसिकली निगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, पहले लिखते जाओ, सब समझाएंगे, एकदम नहीं परेशान होना, है ना। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमको क्या देता है? एक वेक्टर देता है। ठीक है, अगर वो एक वेक्टर है तो उसके पास दो चीज होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहले सी के डायरेक्शन की बात करें तो सी का डायरेक्शन या सी वेक्टर जो होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ए और बी वेक्टर है ना। तो सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ A and B, that is basically C is perpendicular to the plane containing A and B vector। जिस प्लेन में A और B वेक्टर है C उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहां पे A क्रॉस B जो है वो या तो बोर्ड के प्लेन के बाहर आएगा या बोर्ड के प्लेन के अंदर जाएगा। ठीक है, यहां पे आप जेड एक्सिस बोल सकते हो अगर इसको एक्स और वाई बोलते हो तो। ठीक है, अभी उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, उसको बिल्कुल भूल जाओ। यहां तक में कोई परेशानी? अरे कोई परेशानी? पक्का? चलो, तो सी जो होगा या तो इधर होगा या अंदर होगा। कैसे निकलेगा ये? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, बहुत आदमी राइट हैंड स्क्रू रूल भी सिखाते हैं, है ना, राइट हैंड पाम रूल भी सिखाते हैं, है ना, बहुत चीज होता है। उसके चक्कर में नहीं पढ़ने का, बिल्कुल एक तरीका से चलना, राइट हैंड थंब रूल। कोई दिक्कत? और एक थोड़ा सा हम आपको आइडिया पाम रूल का दे देंगे क्योंकि उससे चीजें कभी कभी फास्ट हो जाती हैं, है ना। बट सच्चाई क्या है? राइट हैंड थंब रूल। कोई दिक्कत? पक्का? कोई परेशानी? क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल? बिल्कुल ध्यान से, पहला चीज दायां हाथ पहचानना सीखो, है ना। हाँ, आपको अपना दादा देखो देखो बेशरम को बायां हाथ उठा रहा, हाँ दायां हाथ, दायां। ठीक है, राइट हैंड। आप खाते किस हाथ से हो इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपका राइट हैंड कौन सा है। आप लिखते किस हाथ से हो इससे डिपेंड नहीं करता कि आपका राइट हैंड कौन सा है। राइट हैंड होता है। ठीक है, वो ये वाला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें हमेशा राइट हैंड रूल यूज करने का, ये नहीं कि उल्टा हाथ चला लेना, बोलना सर मेरा आंसर तो उल्टा आ रहा, तो फिर एक घूसा मारेंगे। ठीक है, नहीं तो उसका बायां हाथ हम काट देंगे, सोच लेना। ठीक है, तो तकलीफ और ज्यादा होगा। चल, हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तकलीफ कम हो जाएगी ना। चल, लेफ्ट हैंड रूल जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमको कभी जरूरत ही नहीं पड़ता लेफ्ट हैंड रूल का। राइट हैंड रूल चले, अपने फिंगर्स को पहले वेक्टर की तरफ रखना। पहला वेक्टर क्या है यहां पे? ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं। फिंगर्स को पहले वेक्टर की तरफ रखना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है अलोंग थीटा। अलोंग थीटा मतलब थीटा जैसे घूम रहा है वैसे ही हाथ भी घूमना चाहिए। तो यहां देखो, पहले पे रखे और बी की तरफ ऐसे जाना। अब कोई बोलेगा सर हम ऐसे रख के जाए क्या? तो नहीं जाओगा। अगर होमोसेपियंस हो तो नहीं घूमेगा। ठीक है, कोई और प्रजाति के हो तो घूम जाए सर, है ना। तो हाथ घूमे इसका ध्यान रखे, हाथ टूटे नहीं, पकड़ के मरोड़ दिए, है ना। बस एक ही सवाल और जिंदगी खत्म। तो देखो, अगर होमोसेपियंस हो तो हाथ ऐसे घूमेगा ऑब्वियसली,
कि ऐसे किसी का घूमेगा? नहीं घूमेगा ना। तो पहले वेक्टर पे रखे और दूसरे की तरफ गए, थंब किधर है? बाहर, तो सी होगा बाहर की तरफ, ऊपर नहीं बोलने का, बाहर की तरफ। तो इस पर्टिकुलर केस में ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ, जिसको ऐसे दिखाते हैं। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? और यहां पे अगर कोई आपसे बी क्रॉस ए पूछ ले, जो कि ये है, तो इसका डायरेक्शन देखो उल्टा आ जाएगा, बी से ए की तरफ, थीटा के अलोंग, है ना। तो आपको ऐसे नहीं सोचना कि सर ऐसे, ना ना, ऐसे जिधर नेचुरली घूम जाए, है ना। किधर है? अंदर की तरफ। तो यहां पे बी क्रॉस ए किधर है? अंदर। तो यहां से भी क्लियर हो गया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन ही बिल्कुल उल्टा है। और दो वेक्टर बराबर होने के लिए डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। समझ में आया? अरे समझ में आया? अच्छा, तो यहां पे बी क्रॉस ए, इस पर्टिकुलर केस में बी क्रॉस ए कैसा है? अंदर की तरफ, अंदर को ऐसे दिखाते हैं क्रॉस से। कोई दिक्कत? पक्का? अरे हाँ ना बोल। तो डायरेक्शन में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। चलो तो जल्दी से एक दो डायरेक्शन देख लें। अरे एक दो डायरेक्शन की बात कर लें। तो मान लो मेरा एक वेक्टर ए है जो कि बाहर की तरफ है, ऐसे, ठीक है। ए किधर है? बाहर की तरफ। और बी इस बोर्ड के प्लेन में है, ऐसे। ये कौन सा वेक्टर है? बी। तो आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है। शुरू हो जाओ सब, जल्दी जल्दी। देखो आपके पास कॉपी, आराम से कॉपी को घुमा लेना, हाथ हाथ मत घुमा लेना, ठीक है। कॉपी घुमा लेना ज्यादा बेटर। ऑब्वियसली एंगल 90 होगा। ये ए है, ये बी है ना। ये एरो का हेड समझो और ये एरो का हेड, तो ऐसे ही होगा ना। अरे यही होगा ना, ऐसे ही है ना। ए क्रॉस बी, ए बाहर की तरफ और बी ये, बी ऐसे, ये हेड है। तो ए क्रॉस बी, थीटा, थीटा ऑब्वियसली यही होगा। ए क्रॉस बी ऐसे, ठीक है। ऐसे मतलब इस डायग्राम में ऐसे। अच्छा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए और बी दोनों के। तो देखो इधर खींचोगे तो ए के परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन बी के परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो ये ऐसे होगा, ऐसे। देखो ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर। अरे हो गया? ये नालायक। नहीं दिख रहा? देखो ये रुक रुक, ए बी, ए से बी की तरफ, थीटा के अलोंग, थीटा 90 है यहां, इधर से मत घूम जाना। कुछ ऐसे घूम रहा होगा तो गधा होगा, ऐसे। तो किधर है? ऐसे। अब इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर कैसे हो सकता? कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। फिर से बताते, तरीका नंबर 2। जब इस तरह का वेक्टर हो, जब प्लेन में होगा तो मस्त निकल जाएगा। जब एक प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। उसके लिए यूज करो राइट हैंड पाम रूल। ध्यान से सुनना, राइट हैंड पाम। ये होगा पहला वेक्टर, थंब होगा पहला वेक्टर और फिंगर्स होगा दूसरा वेक्टर, ठीक है। थंब होगा पहला वेक्टर और फिंगर्स दूसरा वेक्टर। तो इसको पहले वेक्टर की तरफ रखना है, इसको दूसरे वेक्टर की तरफ रखना है। तो जो पाम का डायरेक्शन होगा वही क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा।
तो देखो पहला वेक्टर किधर है, ऐसे बाहर, और दूसरा वेक्टर किधर है, दोनों ध्यान से देखना, दोनों होना चाहिए, बाहर और इधर। तो पाम किधर है, पहला वेक्टर, अरे कॉपी आपके पास, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। ये यहां भी काम करता है, बट प्लेन वाला में तो घुमाने में मजा आता है ना। देखो यहां पे भी पहला वेक्टर कौन है, ए, दूसरा वेक्टर कौन है, बी, ऐसा रखे तो पाम किधर है ना। और इसमें मत घुमा, पाम वाले में भी हाथ मत मरोड़ लेना, पाम में हाथ नहीं घुमाना, जब पाम वाला लगा लो तो हाथ नहीं घुमाना, ठीक है। पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, पहला दूसरा, तो इसमें देखो पहला कौन है, ए, दूसरा कौन है, बी, तो पाम किधर है, इधर, अरे इधर है, तो इधर अपने हिसाब से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अरे ये जो सी है ना, वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया? तो 2-4 ट्राई करो जल्दी से, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये है मेरा बी वेक्टर और ये है मेरा ए वेक्टर। अब बताना है बी क्रॉस ए, जल्दी से, सबके कॉपी में होना चाहिए। ओए शुरू हो जाओ, जिस रूल से आपके समझ में आ जाए बना लो। बी वेक्टर अंदर है और ए वेक्टर ऐसे है, आपको बी क्रॉस ए बताना, मतलब पहला वेक्टर कौन है, बी, ठीक है, बी ए परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद जो अपना तरीका है उससे भी चलते हैं। बी अंदर, अंदर एरो देखो किधर, अंदर, ए इधर, तो बी क्रॉस ए, अरे बी ए, हाथ दायां चलाने का, कोई दिक्कत? पक्का? एक और करेंगे उसका खत्म। सी डी, डी क्रॉस सी, शुरू हो जाओ जल्दी से, आराम से, किसी को कोई अवार्ड नहीं दे रहे हैं। जी, डी क्रॉस सी, डी सी, दूसरा डी सी, डी से सी की तरफ, ठीक। हाथ कैसे रखा जाए, पहला दूसरा, पहला दूसरा, डी क्रॉस सी, डी सी, डी सी, सी डी रहेगा, सी क्रॉस डी, तो ऐसे देखो, ये ऐसे हो जाएगा, सी डी, कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, देखो एक्स की तरफ क्या होता है, आई, और वाई को क्या बोलते हैं, जे। तो के अंदर या बाहर अपनी मर्जी से नहीं ड्रॉ करते हैं, राइट हैंड रूल के अनुसार ड्रॉ करते हैं।
किसके अनुसार? राइट हैंड रूल। ये बोलता है कि जब आप आई क्रॉस जे करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? के मिलना चाहिए। तो देखो आई क्रॉस जे, तो यहां पे के बाहर होगा, 100% बाहर होगा। ये नहीं कि अंदर वाले को के मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है? आई क्रॉस जे मस्ट बी इक्वल टू के। तो ये तभी पॉसिबल है जब आई क्रॉस जे करेंगे तो के किधर आएगा? बाहर। तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में मेरा जेड एक्सिस ऐसे होगा। अरे ये बाहर है, ये मत सोचना कि तिरछा निकल गया, ठीक है। 3D हम कैसे बनाया, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या यूज करते हैं? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई दिक्कत? पक्का? तो यहीं पे जल्दी से बता दो हमको, आई क्रॉस आई कितना होगा? आई क्रॉस आई कितना होगा? अच्छा हाँ, मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं की इतना देर, है ना। तो मैग्नीट्यूड जो होगा इसका, ए क्रॉस बी का या बी क्रॉस ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। ये होगा ए बी साइन थीटा। क्या होता है? ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया? अरे समझ में आया? ए भगवान, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अलग होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होता है। कितना होता है? ए बी साइन थीटा, है ना। और डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा होता है। वो राइट हैंड रूल से अभी सीख चुके हो आप। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, रदर देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। कोई दिक्कत? तो चलो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, साइन 0 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, आई क्रॉस जे एक घूसा। अभी तुरंत डिफाइन किए हैं कि आई क्रॉस जे के होगा। अबे क्योंकि गुणा करने पे वेक्टर मिलता है, नंबर नहीं। आप तो सही बोले 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन 91, लेकिन डायरेक्शन कौन लिखेगा गधा? तो आई क्रॉस जे क्या होगा? के होगा। जे क्रॉस के क्या होगा? फिर एक घूसा मारेंगे। देखो जे क्रॉस के कैसे लिखोगे? तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 तो होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे? तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, अरे जे और के बाहर, तो ऐसे करेंगे, ऐसे जे से के की तरफ, या ऐसे भी सोच सकते हो जे क्रॉस के, पहला इधर के इधर, तो जे क्रॉस के आई। अरे आएगा? अच्छा आइए बोले था ना, अब ये तो फंसेगा, रुक जा। तो आई क्रॉस के आई क्रॉस के माइनस जे आएगा। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, और के क्रॉस आई जे बे, जे जे, है ना। तो इस लफड़ा में नहीं पढ़ो, हरदम ऐसे ऐसे नहीं देखना पड़े, ऐसे याद रख सकते हो। सर्कल दिया रहता है ऐसे घूमने का, ऐसे देखो, आई जे के, आई जे के आई, और जैसे उल्टा चलोगे तो सब माइनस। अरे आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, के क्रॉस आई जे आएगा, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के आएगा। ये समझ में आया? एंटी क्लॉक याद है ना? तो एंटी क्लॉक में सब चीज क्या आएगा? प्लस में। समझ में आया? अब इस बोर्ड पे बहुत चीज लिख दी है,
सबको सिस्टमैटिक करो जल्दी से, लास्ट पार्ट इसका छोटा सा उसको खत्म करते हैं। अरे हाँ उल्टा बोल दिया यहाँ पे, ये क्लॉक बना है ना ऐसे, तो क्लॉक में चलोगे तो सब प्लस प्लस आएगा, और जैसे उल्टा चलोगे तो माइनस में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब ऐसे चलने पे ही, एरो के डायरेक्शन में चलने पे प्लस आएगा, ठीक है। जल्दी से लिखो, एक दो सवाल करते हैं छोटा छोटा। देखो क्या, अरे ये कोई रस्सी नहीं, रस्सी ये है, एक सिंगल रस्सी है। एटवुड मशीन पढ़े थे ना, वही है, लाइट स्ट्रिंग है जिसमें एक 4 kg का मास है और एक 6 kg का मास। सेंटर से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r1 और सेंटर से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r2। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल, ठीक है। अच्छा, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? m1g, और इस पे m2g। तो दिक्कत, तो आपको बताना है r1 क्रॉस m1g और r2 क्रॉस m2g। कोई दिक्कत? इसका वैल्यू बताना है, r1 क्रॉस m1g और r2 क्रॉस m2g। अभी क्रॉस प्रोडक्ट सीखे हैं ना, तो बस उसी को अप्लाई करना है। और पुली का रेडियस भी दिया हुआ आपको, मान लो आप बोलोगे हम पाइथागोरस लगाएंगे, ये वो लगाएंगे, है ना, तो उसके लिए हम रेडियस दे देते हैं पुली का 2 मीटर, ठीक है। ऐसे नंबर से खेलना, तो क्या कोई दिक्कत? तो वैल्यू बताना इन दोनों का जल्दी से। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो सेंस भी बताना पड़ेगा, है ना, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। कोई दिक्कत? शुरू हो जाओ। आपको पता नहीं चला, आपको टॉर्क निकालना सिखा दिया। चलो बनाओ, मतलब ठीक है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, भी पता चले तो चलेगा। चलो, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पहले तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए सबसे पहले। कोई दिक्कत? ध्यान से देखना, ये है, ये वेक्टर है आपका और ये एक वेक्टर है, तो ये एंगल होगा, ध्यान से देखना, ये आर वेक्टर होगा और ये फोर्स वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर θ2 है तो ये भी क्या होगा? इतना तो सोच पा रहे हो, क्योंकि वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों का टेल जुड़ा होना चाहिए, ये ध्यान में रखना, इसीलिए इसको ऐसे यहां तक खींच के बना लिए, है ना। तो ये एंगल θ2, तो ये एंगल भी θ2। उसी तरह ये एंगल अगर हम θ1 बोल रहे हैं तो ये एंगल भी θ1। अरे हाँ ना बोल। चलो पहले ये करते हैं, इसके लिए r1 जो भी वैल्यू होगा, लेंथ रहने देते हैं अभी r1, ठीक है, नहीं पता अभी उसको ऐसे छोड़ देते हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड m1g ए बी साइन θ1। अच्छा, r क्रॉस f बाहर है, यहां r f, r क्रॉस f। हे भगवान, r और f, mg का डायरेक्शन किधर होता है? नीचे ही होता है ना, तो r क्रॉस f बाहर, और ये r2 m1g साइन थीटा ठीक तो है? कोई दिक्कत? अच्छा सर, आर तो पता ही नहीं है सर, R1 R2 तो पता ही नहीं, जरूरत भी नहीं है उसकी। ध्यान से अगर इस डायग्राम में देखो, ये R1 है, ये L1 है और ये दूरी रेडियस है, तो मेरे हिसाब से रेडियस अपॉन R1 इज साइन θ1, तो रेडियस इज R1 साइन θ1। R1 साइन θ1 बेसिकली पुली के रेडियस के बराबर है, और उसी तरह R2 साइन
थीटा 2 भी पुली के रेडियस के बराबर है। अरे है, तो ये हो जाएगा m1g। m1g का वैल्यू बताओ, 40 इंटू 2, यूनिट हो जाएगा मीटर इंटू न्यूटन, न्यूटन मीटर। किधर? बाहर की तरफ। और इसका हो जाएगा 60 इंटू 2, न्यूटन मीटर अंदर की तरफ। अरे होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे mg r1 साइन थीटा 1 2, पुली का रेडियस, और यूनिट mg का यूनिट न्यूटन मीटर, यही टॉर्क का यूनिट होता है। अभी बात करेंगे आगे। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलते जाओ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। ठीक है, अब घर पे बैठ के आराम से इस पर टाइम पास करना। एक हिंट दे देते हैं, a क्रॉस b प्लस सी, ये एज ए रिजल्ट आप याद रख लेना, एज ए रिजल्ट। अच्छा, अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो दोनों में लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई होगा। दिस विल कम आउट टू बी a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, यानी वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। इसको वेक्टर मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वेक्टर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सम। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। हाँ, साइन मतलब ये जिस साइड से कर रहे हो उसी साइड से करना। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता, देयर इज ए डिफरेंस, है ना। तो एक तो रिजल्ट ये आपके पास रहेगा, और दूसरा रिजल्ट आई क्रॉस जे बराबर के, ये वाला जो सर्कल बताए थे वो, उन दोनों रिजल्ट को यूज करके आपको ये बताना है कि मान लो एक वेक्टर ए है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। याद करो, डॉट प्रोडक्ट किए थे दोनों का। बिल्कुल वैसे ही यहां करोगे, आपको करना ऐसे ए क्रॉस बी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉट प्रोडक्ट में किए थे, है ना, जोड़ा लगा लगा के। कोई दिक्कत? तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेम होगा इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के। डिटर्मिनेंट बताएं आप लोग के क्लास में, एक दिन नहीं आए थे आप लोग, बता चुके हैं। ठीक है, कुछ आए होगे कुछ नहीं आए होगे, हम बताएं, हमको याद है। इसका वैल्यू हो जाएगा आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। मस्त इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर देना, आंसर आ जाएगा। कर तो किसी के अलॉन्ग सकते हो, बट उसके अलॉन्ग कर देना, आई जे और के अलॉन्ग आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? पक्का? नहीं आता तो सिंपली इसको सॉल्व करके आना। ठीक है, भूल जाना डिटर्मिनेंट कुछ होता है ना। पक्का? तो जल्दी से नोट कर लो, और कोई बोला बता दीजिए तो उसका मुंह तोड़ देंगे, क्योंकि हम बता दिए। ठीक है, नहीं बताया तो उसका लिंक हम भेज देंगे। अब तो इसी का प्रैक्टिस होगा। लाओ क्वेश्चन भी दे देते, एच सी वर्मा लाओ, एच सी वर्मा लाओ। एच सी वर्मा में जो क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन छोड़ने बोले थे सब कर लेना। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन होगा। जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए थे, वेक्टर खत्म किए थे, तो बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें क्रॉस लगा छोड़ देना, सब कर लेना। ठीक है।